नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद यू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो प्रमुख टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि महारानी विक्टोरिया से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम शाही रोग किसे कहते हैं इसे जानेंगे। शाही बीमारी, जिसे रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, चर्चा का सबसे प्रमुख बिंदु यही होगा। और दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसका क्या नाम होगा? उसका नाम होगा महारानी विक्टोरिया अपने किस नौकर से प्रेम करती थी, अर्थात उनका अपने किस नौकर से इतना ज्यादा लगाव था जिसके कारण उनकी बहुत ज्यादा आलोचना उनके राजमहल में ही शुरू हो गई थी। इस बात को हम जानेंगे। तो मुझे लगता है कि पहली बात तो आपने अभी तक सुनी होगी, लेकिन दूसरी बात आज तक नहीं सुनी होगी। तो इस बात को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या बात बताई जा रही है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि सबसे पहले अगर हम शुरुआती दौर को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर इनकी पृष्ठभूमि के तौर पर यह बात कही गई, 40 करोड़ से भी अधिक लोगों पर राज करने वाली, और इसके साथ साथ क्या कहा जाता है कि जिनके राज में कभी सूर्य अस्त नहीं हुआ था, ऐसी महारानी विक्टोरिया को कौन नहीं जानता है। अर्थात महारानी विक्टोरिया के काल में ही ब्रिटेन ने काफी ज्यादा विकास किया, काफी ज्यादा समृद्धि की, और उस विकास और समृद्धि के शिखर को स्पर्श किया। किसके दौर में? महारानी विक्टोरिया के दौर में। तो यहाँ तक का मामला हम समझ चुके, लेकिन इनके साथ एक जो प्रमुख घटना जुड़ी है वह है रॉयल डिजीज अर्थात शाही बीमारी की। तो शाही बीमारी के क्या मतलब होता है कि जो राजघराने से जुड़ी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? शाही वस्त्र, शाही जो है कि भोजन, शाही और कोई भी सामान हो, आभूषण हो, तो इस जिसे शाही रहन सहन कहा जाता है, तो वही बात यहाँ पर कही गई। तो रॉयल डिजीज जिसे शाही बीमारी कहते हैं, तो यहाँ पर बताया गया कि महारानी विक्टोरिया इसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित थी, जिसे क्या कहा जाता है? हीमोफीलिया कहा जाता है। लेकिन यह बात उन्हें शुरुआती दौर में नहीं पता चली, और यहाँ पर बताया गया कि इनके परिवार के कई सदस्य इसके चपेट में आ जाने के बाद इस बीमारी के बारे में जाना गया। अर्थात यहाँ पर बताया जाता है कि हीमोफीलिया का जनक महारानी विक्टोरिया को ही माना जाता है। तो यहाँ तक का मामला हम समझ चुके। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है तीसरी लाइन में कि इनके 2 बेटियों और एक बेटे को यह बीमारी थी, और यहाँ पर बताया गया कि लियोपोल्ड जो इनके पुत्र थे, जिनकी उम्र महज 30 साल थी, और एक दुर्घटना हुई जिसमें क्या होता है कि खून काफी ज्यादा इनका बह जाता है, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये मामला हमने समझ लिया। और यहाँ पर बताया गया कि जो बेटियां हैं, इनकी शादी अलग अलग देश के राजकुमारों, राजाओं से की गई, जिसके चलते यह बीमारी विश्व भर में या संसार भर में फैल गई। तो यहाँ पर बताया गया कि जर्मनी और रसिया के जो राजकुमार थे वहां पर शादी हुई, वहां से जो संतानें हुई, वहीं से यह जो रोग है यह पूरे विश्व में फैलते हुए चला गया। और आज भी आप देख रहे हैं, फिलहाल भारत में इसके मरीज कम हैं, लेकिन आज यह पूरे संसार में फैल चुका है। तो ये बात हमने समझ लिया। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन बताई जा रही है वो बताई जा रही है कि हीमोफीलिया जो है वह एक आनुवांशिक रोग है। यह एक आनुवांशिक रोग है क्योंकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और इसके साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में बताएं किसी एक आनुवांशिक रोग के बारे में। तो आगे अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर बताया गया कि एक रक्त प्रोटीन होता है, फैक्टर, जिसके कारण यह जो खून होता है, खून जैसे खून बह रहा है, खून बहना तब रुकता है जब थक्का बनता है, और जब थक्का बनता है तभी खून जो है कि का रसाव जो हो रहा है वह रुक जाता है। लेकिन जब यह फैक्टर जो यहाँ पर बताया गया, क्लॉटिंग फैक्टर जो मतलब प्रोटीन है, ये अगर खून में नहीं रहेगा तो खून का थक्का बनना, जो थक्का बनने की प्रक्रिया है वह जल्दी नहीं हो पाती, अथवा जिसे हीमोफीलिया है उसमें तो यह एकदम शून्य जैसी हो जाती है, जिसके कारण काफी ज्यादा खून शरीर से निकल जाता है, और व्यक्ति की अगर सही तरीके से उसी दौरान अगर उसका इलाज ना किया जाए, उपचार न किया जाए, तो उसकी मृत्यु हो जाती है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया। तो ये मामला हमने देख लिया। और यहाँ पर जो सबसे रोचक लाइन है वह है कि आमतौर पर यह पुरुषों को होती है, महिलाओं द्वारा फैलती है। तो अगर मैं जल्दी से इसे बताने की कोशिश करूं तो जैसे महिला XX और XY पुरुष, तो यहाँ पर जो X है
महिला वाला यही जो है कि क्या होता है, यही फैलाने का कार्य करता है, यही फैलाने का कार्य करता है। जैसे यहाँ पर एक बात बताई गई कि जो महिला वाला है वही जो है फैलाने का कार्य करता है, लेकिन पुरुष वाला फैलाने का कार्य नहीं करता। अगर मान लीजिए ये जो है कि जो ये वाला मतलब जो फैलाने वाला एक्स है, सिंपल तौर पर बता रहा हूं, तो ये क्या हुआ, अगर मान लीजिए एक पुत्री हुई और इस पुत्री में ये जो फैलाने वाला एक्स है ये मान लीजिए नहीं आया, तो ये जो है कि बच जाती है। इनकी कुछ पुत्रियां बच गई थी जबकि 2 को हो गया था। और इसके साथ साथ अगर ये जो फैलाने वाला है मदर में है, मींस वुमेन में है, वो अगर पुरुष में आ जाता है तो क्या होता है, वही अफेक्टेड हो जाता है। आप इसे और अच्छे से बायो की क्लास में समझ सकते हैं। तो यहाँ तक का मामला हमने देख लिया। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफी रोचक लगी होगी। तो एक प्रश्न यहाँ पर जो बन सकता है वो यही है कि हेमोफीलिया को शाही बीमारी के तौर पर जाना जाता है और उसका जनक के तौर पर महारानी विक्टोरिया को कहा जाता है। अब आइए हम सबसे प्रमुख लाइन को और कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बताया गया कि राजीव सक्सेना जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार थे और इसके साथ साथ इतिहासकार थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर गलत लिख उठा है, 1857 में क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। तो इन्होंने क्या कहा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, महाविद्रोह, और वहां पर क्या बताया गया कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए था, ब्रिटेन के लिए था। तो ब्रिटेन इसे छोड़ना नहीं चाहता था। तो यहाँ तक का मामला हमने देख लिया। तो यहाँ पर 1857 ने गलती से लिख उठा था और मैंने बता भी दिया। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि यहाँ भारत की सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी, इसके चलते महारानी विक्टोरिया हिंदुस्तानी भाषा को सीखना चाहती थी। और यहाँ पर बताया गया कि जो गोल्डन जुबली का दौर था उनका, इस समय भारत से 2 लोगों को भेजा गया था वेटर के तौर पर, और उसमें से अब्दुल करीम एक प्रमुख थे। और यहाँ पर बताया गया कि जब यह ब्रिटेन जाते हैं तब महारानी विक्टोरिया 70 के दशक में थी, वहीं अब्दुल करीम की जो आयु बताई जाती है वह 24 वर्ष थी। यहाँ तक का मामला हमने देख लिया। अगर इनके प्रेम कहानी की बातें कही जाएं, और यहाँ पर बहुत सी बातें और भी हैं, लेकिन हम उतना ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि एक प्रमुख बात कही जाती है उनके पत्रों को लेकर कि महारानी विक्टोरिया के मृत्यु के बाद उनसे सारे पत्रों को छीन लिया गया और उन्हें उनकी आंखों के सामने ही जला दिया गया। तो वही सबसे प्रमुख साक्ष्य थे। तो यहाँ पर बताया गया कि एक पत्र में यहाँ पर कुछ बातें और कही जाती हैं कि 6 बार तक उनको पत्र लिखती थी, क्योंकि संदेश का जो आदान प्रदान होता था उस समय पत्रों के माध्यम से होता था। ऐसा तो नहीं है कि व्हाट्सएप पे टाइप कर दिए और अपना गुड नाइट हो गया। तो यहाँ पर बताया गया कि तुम मेरे लिए कितने खास हो तुम्हें यह भी पता नहीं है। ऐसा कौन लिखता है, महारानी विक्टोरिया लिखती हैं। और इसके साथ साथ ये यह भी लिखती हैं कि तुम आओ और मुझे गुड नाइट कहो। ऐसी बहुत सी बातें लिखती हैं। मतलब प्रेम पत्र टाइप की जो है कुछ बातें यहाँ पर झलकती हैं, लेकिन पूर्णतः कहा जाए ऐसा सत्य नहीं होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर एक बात और बताई गई कि वे पत्र के अंत में 3x बनाया करती थी, जिसका अर्थ 3 चुंबन के विषय में कहा जाता है। और इसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, इन सभी घटनाओं से लोग जो है कि काफी ज्यादा विचलित थे और परेशान थे। यहाँ तक कि उनके राजमहल में भी करीम के खिलाफ लोग भड़क उठे थे, क्योंकि ये मतलब आम बातें नहीं थी। जिस तरीके से महारानी विक्टोरिया एक आम व्यक्ति के लिए पत्र लिख रहे हैं वह सभी के लिए काफी ज्यादा हैरान करने वाला था, और ऐसे शब्दों का प्रयोग करना लोगों को काफी ज्यादा चकित करता है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया कि अब्दुल करीम एक टीचर बन जाते हैं उनके उर्दू के, और उन्हें उर्दू को सिखाते हैं, और 1 साल में ही महारानी विक्टोरिया उर्दू सीख जाती हैं। और उर्दू सीखने के प्रति वो इतना ज्यादा तत्पर रहती थी कि वह कहीं यात्रा पर भी जाएं तब भी उर्दू की प्रैक्टिस करती थी, और रात को सोने के समय भी वह इसकी प्रैक्टिस करती थी। और यहाँ पर आगे बताया गया कि किचन करी, क्योंकि इनको किचन करी का बहुत अच्छा शौक हो गया था, चस्का लग गया था जिसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि जो बेटर थे करीम, ये बेटर के तौर पर ही गए थे, और महारानी विक्टोरिया को जब ये मतलब किचन करी खिलाया तब इनको काफी ज्यादा पसंद आई। लेकिन यहाँ बताया जाता है कि यह पहला दौर नहीं था, लेकिन करीम के द्वारा बनाई गई करी काफी ज्यादा इनको पसंद आई। तो यहाँ तक का मामला हमने देख लिया। और इसके साथ साथ एक प्रमुख जो बात कही जाती है कि एक बार करीम बीमार हो गए थे तो महारानी उनको देखने 2 बार तक जाया करती थी। इसके साथ साथ बताया गया कि महारानी विक्टोरिया को कभी कभी करीम का तकिया तक ठीक करते हुए देखा गया।
तो इससे भी बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी हुआ करती थी। और इसके साथ साथ मतलब कहने का मतलब यह है कि महारानी होकर आप ऐसा जो है कि व्यवहार कैसे कर रही हैं। लेकिन अब उनका कुछ आपसी संबंध था। और इसके साथ साथ क्या बताया गया कि करीम के पास वो जाती थी क्या लेकर के, उर्दू सीखने के लिए, और करीम बिस्तर पर लेटे लेटे ही उन्हें बताया करते थे। और एक जो सबसे प्रमुख 2 घटनाएं बताई जाती हैं, यहाँ पर एक घटना यूरोप यात्रा को लेकर थी। तो सभी लोग पूरे राजमहल में काफी ज्यादा इससे नाराज थे और सभी ने क्या कहा कि हम त्याग पत्र दे देंगे, जिसके चलते महारानी विक्टोरिया काफी ज्यादा गुस्सा होती हैं। लेकिन फिर भी मतलब पूरा संसार एक तरफ और ये एक तरफ, इनको किसको, करीम को अपने साथ लेकर कहां जाती हैं, यूरोप यात्रा पर जाती हैं। तो यहां तक का मामला हमने देख लिया। तो यही सब घटनाएं हैं जो इनके मतलब आपसी संबंध को, आत्मीयता को परिभाषित करती हैं। इससे आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं, मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। तो सभी लोग मतलब त्यागपत्र देने की स्थिति में हैं, सब इनके विरोध में हैं, इनके स्वयं पुत्र, इनकी स्वयं पुत्रियां भी इनके विरोध में हैं, फिर भी ये सबसे ज्यादा वरीयता करीम को दे रही हैं। तो और उसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया कि उनके बीच कुछ शारीरिक था, लेकिन इसकी कोई मतलब सही तरीके से पुष्टि भी नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ पर एक घटना यह बताई गई कि एक बार करीम को महारानी विक्टोरिया हॉलैंड अकेले लेकर के गई थी। तो इससे मतलब कुछ संदेह की स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं। लेकिन इनके बीच क्या था ये तो यही दोनों जान सकते हैं। और यहीं तक का पूरा मामला था। जो तथ्यपरक बातें होती हैं वही कहने में भी अच्छी लगती हैं। किसी के ऊपर शक वाली बातें या संदेह वाली बातें कहना ठीक नहीं होता, वो भी किसी के चरित्र को लेकर के, तो ये सबसे ज्यादा मतलब गलत रहता है। अगर कोई प्रमाण हो तब कहा जाए, लेकिन यही प्रमाण के तौर पर कहे जाते हैं। हाँ, ये तो कहा जा सकता है पूर्ण रूप से कि इनके बीच प्रेम संबंध तो था ही, इनके बीच काफी ज्यादा नजदीकी थी। यहाँ पर एक प्रमुख बात यह भी थी कि इनके पिताजी का निधन बहुत पहले हो गया था, और यहाँ पर इनके लिए क्या रहता था कि जो वरिष्ठ नौकर होते थे वह भी विक्टोरिया के पास नहीं जा पाते थे। ये बचपन की घटना है। और इसके साथ साथ इनको जो है कि किसी भी एकांत में पुरुष से मिलने नहीं दिया जाता था। लेकिन करीम को इन्होंने जब पहली बार देखा तभी ही इनके प्रति आकर्षित हो गई थी। और इसके साथ साथ बताया गया कि जब महारानी विक्टोरिया भोजन करती थी तो करीम उनके पास खड़े होते थे, जबकि ऐसा पहले संभव नहीं था। तो यहाँ तक का पूरा मामला हमने देख लिया। और यहाँ पर बताया जाता है कि दरबार में भी बहुत सी बातें कही जाती थी, क्योंकि जब महारानी विक्टोरिया एक मतलब बहुत बड़ी पर्सनालिटी होकर के, एक खास व्यक्ति होकर के किसी आम व्यक्ति को इतना तवज्जो दे रही हैं, तब लोगों को काफी ज्यादा संदेह होने लगता है। तो यहाँ तक का हमने मामला देख लिया। और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन उन पर ज्यादा चर्चा करना ठीक नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि किसी के चरित्र पर कोई बातें कहना बिना सबूत के ठीक नहीं है। तो यहाँ तक का मैंने मामला बता दिया, और जितनी बातें कही वो तथ्यपरक कही, इतिहासकार और जो है कि जो स्रोत हैं उनके आधार पर ही कही। तो यहाँ तक का पूरा मामला हमने देख लिया। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफी रोचक लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।